दोस्तों आज हम आ गए हैं और हम शुरुआत करेंगे अध्याय 01 प्रारंभिक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 01 है। तो उसमें क्या दिया हुआ है? पहली बात तो इसका अधिनियम का नाम दिया हुआ है। अधिनियम का नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। क्या नाम है अधिनियम का? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ लागू होता है? तो सबसे पहले ये छावनी क्षेत्रों को छोड़ के, यानी छावनी क्षेत्र जो हैं उनको छोड़ के समस्त राजस्थान में लागू होता है ये, संपूर्ण राजस्थान में। और छावनी क्षेत्र कौन कौन से हैं? नसीराबाद छावनी क्षेत्र है, तो जो रक्षा संपदा महानिदेशालय के महानिदेशालय का अधीन है ये। अब ये कब से प्रवृत्त होगा? तो ये अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ था? ये विधानसभा में पारित हुआ था 27/08/2009 को। 27/08/2009 को क्या हुआ? ये पारित हुआ विधानसभा में। ठीक है। उसके बाद जो माननीय राज्यपाल द्वारा सिग्नेचर कब हुए थे? 11/09/2009 को पे राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर हुए। हस्ताक्षरित। अब क्या हुआ? इसके बाद ये कानून बना और 11/9/2009 को ही इसका प्रकाशन हुआ। किसमें हुआ? इसका राजस्थान राजपत्र के में प्रकाशित हुआ ये। भाग कौन सा था ये? 4 का। ठीक है। उसके बाद ये अधिनियम 15 सितंबर 2009 से प्रभाव में आया। 15 सितंबर 2009 से प्रभाव में आया। ठीक है। अब जो अध्याय 2 है उसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें यही याद तो करना ही है कि 15 सितंबर 2009 से ये प्रभाव में आया है ये। अब अध्याय जो 2 है वो है उसमें की जो प्रारंभिक धारा 2 है, जो उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। तो वो परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो अभी हमें नहीं पढ़नी है, वो बाद में देखेंगे हम, अगर हमें टाइम बचता है तो। क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है परिभाषाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाली क्या होती है, निवासी क्या होते हैं, ये सब चीजें तो हम देख के बता सकते हैं अगर एक ऑप्शन आ जाएगा तो। अब हम देखेंगे धारा कौन सी। तो धारा हम आगे धारा 03 पे, धारा 03, क्योंकि जो अध्याय 2 है उसका अध्याय 2 की धारा 3, अध्याय 2 क्या पढ़ेंगे? अब हम अध्याय 2, अध्याय 2 है क्या चीज ये? अध्याय 2 है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। धाराएं कौन सी है इसमें? 3 से लेके 50 तक। कौन सी है? 3 से लेके 50 तक याद करनी है हमें ये। 3 से लेके 50 धाराएं हैं। धाराएं 3 से लेके 50 तक। अध्याय 2 क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। क्योंकि जो अध्याय फर्स्ट था उसमें तो प्रारंभ की थी, और अध्याय 2 है वो है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। गठन होगा सबसे पहले, गठन ही तो होगा नगर पालिकाओं का। तो अध्याय 2 हो गया नगर पालिकाओं का गठन और शासन। शासन किस तरह से चलेगा वो इसमें बताया गया है। तो अध्याय जो धारा 3 पढ़ते हैं सबसे पहले। तो धारा 3 क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो धारा 3 में दिया हुआ है नगर पालिकाओं का परिसीमन। क्या है धारा 3? नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 3 है नगर पालिकाओं का परिसीमन। अब इसमें कुछ उपधाराएं हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करें कि हम धाराओं को याद करने की कोशिश करते हैं कि नगर पालिकाओं का परिसीमन है, तो ये तो हमें पता है कि इसमें क्या होगा
कि परिसीमन किस क्षेत्र का परिसीमन होता है, तो कौन कौन सा क्षेत्र शामिल करना है, कौन सा बाहर निकालना है, कौन कौन से क्षेत्र लेने हैं, वो इसमें आएंगे धारा 3 में। सबसे पहले सब धाराओं को एक बार हम निकाल लेते हैं, हमारे सामने से निकल जाएंगी तो हमें थोड़ा थोड़ा उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, फिर उसके बारे में डिटेल में हम उन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। धारा 4 में क्या है? धारा 4 है, नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। यानी कि नगरपालिका बोर्ड जो है, नगरपालिका बोर्ड के लिए अनुपयुक्त उपबंधों से छूट, ये किस में बताया गया है? धारा 4 में है। यानी कि नगर पालिका बोर्ड को किन किन उपबंधों से जरूरत नहीं है, किन उपबंधों की इस किसी भी नगर पालिका में जरूरत नहीं है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये तो हो गई हमारा धारा 4। अब आ जाते हैं हम धारा 5 पे। तो धारा 5 क्या है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन। धारा नगर पालिका की स्थापना और निगमन। अभी हम इन धाराओं को कई बार याद करेंगे, कई बार इनको सामने से निकालेंगे लिख लिख के, तब जाके ये हमें याद होंगी। आप ये मत सोचिएगा कि एक बार में धाराएं याद नहीं हो रही हैं तो आप इसकी मेहनत करना छोड़ देंगे। आपको ये धाराएं इतनी आसानी से याद नहीं होंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, थोड़ी सी ट्रिकें लगानी पड़ेंगी कि कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले 3 हो गया, नगर पालिका का परिसीमन हो गया। अब उसमें नगर पालिका बोर्ड है, उसके लिए कौन कौन से अनुपयुक्त हैं उपबंध, उनसे उनको छूट जो मिलती है वो धारा 4 में दिया हुआ है। धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन दिया हुआ है। अब धारा 6 आ जाती है। तो धारा 6 जो है वो नगर पालिका की संरचना के बारे में है। धारा 6 नगर पालिका की संरचना। इसमें नगर पालिका की संरचना बताई गई है धारा 6 में। धारा 7 में क्या है? तो धारा 7 जो है वो पदावधि बताई गई है, यानी कि नगर पालिका का जो टेन्योर है वो कितना होगा, वो धारा 7 में बताया गया है। नगर पालिका का पदावधि, कितने समय तक ये नगर पालिका अस्तित्व में रहेगी, वो इसमें बताया गया धारा 7 में। धारा 8 में क्या बताया गया है? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका शासन का मतलब नगर पालिका शासन जो है वो कैसे उसमें नगर पालिका में निहित होगा, तो वो अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, ये इसमें बताया गया है। नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका में निहित होना, ये बताया गया है धारा 8 में। इसके बाद आ जाती है धारा 9, वार्डों में विभाजन। क्योंकि सब अपने काम कर लिया, नगर पालिका बना दी, उसके बाद उसका विभाजन भी जरूरी है, तो वार्डों में विभाजन धारा 9 में। धारा 10 में क्या है? वार्डों की अवधारणा समझाई गई है। विभाजन तो हम कर देंगे, लेकिन वार्ड क्या है, कैसे बनाने हैं, ये सब किसमें समझाया गया है? धारा 10 में समझाया गया है। धारा 11 में क्या आ जाएगा? तो धारा 11 में हमारा आ जाएगा नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के लिए किस तरह से अध्यक्ष या सदस्य चुने जाएंगे, वो किस में बताया गया है? धारा 11 में, 11 में। धारा 12 में क्या बताया गया है? धारा 12 जो है वो है राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, डिलीगेशन।
क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन सी पावर डिलीगेट कर रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य काम है किस तरह से प्रत्याशित होंगे, वो दूसरों को स्थानांतरित होंगे नीचे की तरफ, तो वो बताया गया है इसमें। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि कामों को दूसरों को सौंपना, अपने अंडर में जो अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं उनसे उनको काम को करवाना, तो वो इसमें बताया गया है। धारा 13 है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी, क्योंकि चुनाव तभी हो पाएंगे जब निर्वाचक नामावली होगी, प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग बनेगी। कौन से वार्ड में कौन से मैम वोट डालने योग्य मतदाता हैं, वो किसमें बताया गया है, वो धारा 13 में बताया गया है। अब धारा 14 क्या है, तो धारा 14 जो है वो उसमें क्या बताया गया है, तो धारा 14 जो है वो काफी इंपोर्टेंट धारा है। इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचक नामावली जो है उसमें, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है इसमें कि कौन कौन इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा। निरर्हताएं, हिंदी में निरर्हता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। धारा 15 में क्या है, मिथ्या घोषणा करना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन घोषणा करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये बताया गया है धारा 15 में। मिथ्या घोषणा करना, मिथ्या क्या है, फॉल्स। धारा 15 के बाद आ जाती है धारा 16। तो धारा 16 में क्या बताया गया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा। जब निर्वाचन होंगे तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या काम होंगे उसके, वो सब इसमें बताया गया है धारा 16 में। धारा 17 है, जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है इसमें। जिला निर्वाचन अधिकारी, ये धारा 17 में बताया गया है। धारा 18 जो है वो स्थानीय प्राधिकारियों। अब क्या है कि जब वोटिंग होगी तो उसके लिए स्थानीय प्राधिकारी जो हैं उनके लिए राज्य सरकार के, तो उनके लिए कर्मचारी चाहिए, तो उस कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उपलब्ध कराएंगे कर्मचारी वन। इसकी जो इसका जो दिया हुआ है वो धारा 18 में दिया हुआ है। यानी कि जो चुनाव वगैरह होंगे तो स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारियों को कैसे उपलब्ध करवाएंगे, वो सब इसमें दिया गया है धारा 18 में। कर्मचारी वृंद को, कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराया जाना, धारा 18 में बताया गया है। उसके बाद आ जाती है धारा 19। इसमें बताया गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं स्थानीय प्राधिकरण के, वो निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। यानी जब भी चुनाव होता है तो वो निर्वाचन आयोग के अधिकारी समझे जाएंगे और उनमें एक तरह से उनका प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। उनको सब जो आदेश मिलेगा वो डायरेक्ट निर्वाचन आयोग से मिलेंगे उस समय।
तो वो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी न मान के या स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी अधिकारी न मान के वो आयोग के अधिकारी कर्मचारी माने जाएंगे। धारा 20 जो है, अगर कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने में कोई पदीय कर्तव्य भंग होता है या निर्वाचक नामावली करने बनाने में अपने कर्तव्यों से कोई कर्तव्य पूरा नहीं करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करने में, उसके बारे में बताया गया है। तो उस पर क्या एक्शन होगा निर्वाचक नामावली तैयार करने में। पदीय कर्तव्यों का भंग, वो धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 क्या है? धारा 21 ये है कि कौन से सदस्य सदस्य होने के लिए क्या अर्हता है, क्या उनमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो बताया गया है धारा 21 में। धारा 21 का भी है, कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर निर्वाचन के लिए स्पेशल विशेष अर्हता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है 21 का में। कतिपय स्थानों के लिए विशेष अर्हता, वो इसमें बताया गया है 21 का में। 21 फिर आ जाता है धारा 22। तो धारा 22 में जो है वो क्या है, एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर निर्बंधन है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। लड़ने पर निर्बंधन। धारा 23 जो है वो क्या है, यानों ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन। उपयोग पर निर्बंधन। धारा 24 क्या है? धारा 24 जो है वो है सदस्यों के लिए साधारण नियरताएं। सदस्यों के लिए कॉमन नियरताएं कौन सी हैं, वो इसमें बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कौन से हैं, कॉमन डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से हैं, वो इसमें बताए गए हैं। धारा 25 जो है वो है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, धारा 25। धारा 26 जो है वो क्या है, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या है, यानी प्रोसेस बताया गया है। निर्वाचन में मत देने का प्रोसेस की रीति वो किस में बताई गई है, धारा 26 में बताई गई है। धारा 27 में क्या है, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, वो धारा 27 में बताया गया है। ये धारा 27 में बताया गया है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध बताया गया है। निर्वाचन अपराध, धारा 28 में बताया गया है।
धारा 29 में बताया गया है भ्रष्ट आचरण। कौन कौन सा आचरण भ्रष्ट माना जाएगा वो धारा 29 में बताया गया है। धारा 30 में बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में जो सिविल न्यायालय है उनकी क्या अधिकारिता है वो बताया गया है। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। इस तरह से हमने धाराएं 30 धाराएं देखी हैं अभी। अब इन धारा 30 धाराओं का हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि धारा ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है वो कब कहाँ पे लागू है, तो ये छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू है। पारित कब हुआ था? 27/8/2009 को पारित हुआ था। राज्यपाल द्वारा सिग्नेचर कब हुए थे? 11/9/2009 को हुए थे। राजपत्र के भाग 4 कब में ये प्रकाशित हुआ था? 11/9/2009 को ही। और 15 सितंबर 2009 से ये प्रभाव में आया था। इसकी परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में, तो परिभाषाएं अलग अलग दी गई हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं तो उनको याद करने की अभी जरूरत नहीं है। अब आ जाता है नगर पालिकाओं का गठन और शासन अध्याय 2। तो अध्याय 2 क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। 3 से लेकर 50 तक धारा है। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। नगर पालिकाओं का गठन और शासन अध्याय 2 क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। धारा 3 से लेकर 50 तक नगर पालिकाओं का गठन और शासन अध्याय 3 से लेकर 50 तक। धारा 3 क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 4 क्या है? नगर पालिका बोर्ड के लिए उपबंधों से छूट। यानी कि धारा 4 ये है कि कोई किसी नगर पालिका बोर्ड के लिए कोई अगर उपबंध है वो अनुपयुक्त है तो उनसे उन्हें छूट दी जा सकती है, ये राज्य सरकार कर सकती है ऐसा। तो वो इसमें बताया गया है धारा 4 में। धारा 3 क्या है? नगर पालिका होगा परिसीमन। सबसे पहले तो उसका क्षेत्र डिसाइड होगा, उसके बाद धारा 4 में क्या होगा, क्योंकि कुछ उपबंध जो है उनसे छूट देनी है तो वो धारा 4 में होगा। धारा 5 में क्या होगा? नगर पालिकाओं की स्थापना होगी और निगमन होगा, इनकॉर्पोरेशन, यानी नगर पालिकाओं की स्थापना कैसे की जा रही है, क्या है क्या नहीं है, तो वो धारा 5 में बताया गया है। उसकी संरचना क्या है वो धारा 6 में बताया गया है। स्थापना तो 5 में कर दी हमने, 6 में क्या है उसकी संरचना क्या है वो बताया गया है। 7 में उसकी पदावधि बताई गई है, कर्मचारी जो चुने जाएंगे सदस्य या जो अध्यक्ष है उनकी पदावधि या पूरी नगर पालिका की पदावधि क्या होगी वो धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 में बताया गया है नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। धारा 8 में बताया गया है कि नगर पालिका शासन जो है वो नगर पालिका में निहित होगा, यानी कि नगर पालिका का शासन नगर पालिका के द्वारा किस तरह से होगा, तो उसमें अध्यक्ष के द्वारा होगा, क्या होगा वो धारा 8 में बताया गया है। धारा 9 में बताया गया है वार्डों में विभाजन, यानी कि पूरी नगर पालिका क्षेत्र जो है उसका हम विभाजित करेंगे किनमें? वार्डों में। 9 में क्या होगी? वार्डों में विभाजन हो गया। अब धारा 10 क्या है? वार्डों की अवधारणा है। वार्डों में विभाजन कर दिया तो उसके बाद उसकी अवधारणा समझाइए, तो वो धारा 10 में समझाइए। धारा 11 में क्या है? नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के लिए निर्वाचन क्या है? धारा 11 में है नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अब राज्य निर्वाचन के कार्यकर्ताओं का प्रत्यायोजन है वो धारा 12 में है। प्रत्यायोजन किस में है? धारा 12 में है। धारा 13 में क्या है? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी एक। क्या होगी? निर्वाचक नामावली होगी प्रत्येक वार्ड के लिए, तो वो धारा 13 में है। 14 में क्या है कि निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकरण के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है धारा 14 में, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है किसमें? धारा 14 में। 15 में क्या गया है कि फॉल्स डिक्लेरेशन कोई कर देता है तो उसके लिए क्या दंड है, तो धारा 15 में बताया गया। मिथ्या घोषणा कोई करता है तो। धारा 16 क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है। धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है। धारा 18 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारी बंद को उपलब्ध कराया जाना, यानी स्थानीय प्राधिकारी जो है वो कर्मचारी बंद को उपलब्ध कराएंगे उसको आयोग को, तो वो धारा 18 में बताया गया है। धारा 19 में ये बताया गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी है स्थानीय जो इसके, तो वो निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे जब चुनाव के समय। धारा 20 में क्या है कि निर्वाचन नामावली तैयार करने में कोई पद कर्तव्य को भंग करता है तो वो धारा 20 में बताया गया है कि उसमें क्या दंड का प्रावधान है। धारा 21 में सदस्य होने के लिए क्या अर्हता है वो धारा 21 में बताया गया है। धारा 21 क्रम में कतिपय स्थानों के लिए विशेष अर्हता है वो बताई गई है। धारा 22 में एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर निर्बंधन है, तो धारा 22 में इसे हम ऐसे देख सकते हैं, धारा 22 दो बार आया है, तो एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है धारा 22। धारा 23 क्या है कि यानों ध्वनि विस्तार को आदि के उपयोग पर निर्बंधन है। धारा 24 क्या है? सदस्यों के लिए साधारण निर्णयताएं क्या क्या है। 25 क्या है? मतदान का अधिकार। 26 क्या है? निर्वाचन में मत देने की रीति क्या है, प्रोसेस क्या है। 27 आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी वो 27 में है। 28 में निर्वाचन अपराध है।
29 में भ्रष्ट आचरण है और 30 में निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की क्या अधिकारिता है वो बताया गया है। इतना टफ नहीं है, हम याद कर सकते हैं। धारा 30 में क्या है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता क्या है निर्वाचन संबंधी मामलों में। धारा 30 क्या है, सिविल न्यायालयों के मामले में, निर्वाचन संबंधी मामलों में जो सिविल न्यायालयों की अधिकारिता है वो बताई गई है। 29 पे जाकर भ्रष्टाचरण हो जाता है, 28 पे जाकर निर्वाचन अपराध होता है, यानी 28 में जिसने अपराध किया है 29 में वो आचरण उसका भ्रष्ट हो जाता है, और 30 में उसमें जो न्यायालय है उनकी अधिकारिता क्या है वो बताया गया है। 26 में क्या है, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या है वो बताया गया। 27 में क्या है कि आकस्मिक रिक्तियां किस पर भरी जाएंगी, आकस्मिक। 27 आप ये समझ सकते हैं कि 27 पे जाके आदमी के सामने आकस्मिक परिस्थितियां प्रस्तुत हो जाती हैं 27 की उम्र में जाके। तो 27 क्या है, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। 26 में क्या है कि निर्वाचन में मत देने की रीति, क्योंकि 25 में जहां पे किसी को मतदान का अधिकार मिलेगा तो 26 में जाके वो समझेगा कि कैसे प्रोसेस क्या है, ढंग से समझ पाएगा। तो 25 में मतदान का अधिकार है और 26 में मत देने की रीति है। 24 में क्या है कि साधारण निरताएं क्या क्या है, तो मतदान का अधिकार से पहले वो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है लोगों सदस्यों के लिए कि साधारण निरताएं क्या क्या है। और 23 में क्या है, ध्वनि विस्तारकों आदि का उपयोग पर जो निर्बंधन है वो 23 में बताया गया है, ध्वनि विस्तारकों आदि के निर्बंधन। 22 में क्या बताया गया, एक से अधिक बार में चुनाव नहीं लड़ सकते। 22 में दो बार आ रहा है इसलिए एक से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते। 21 क में क्या है, कर्तव्य स्थानों के लिए विशेष अर्हता मांगी गई है। 21 का कोई इस तरह से है जहाँ के लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए, वो 21 क में है। 21 में क्या है कि सदस्य होने के लिए अर्हता क्या है। 20 में क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पदी कर्तव्यों का भंग, निर्वाचक नामावली तैयार करने में पदी कर्तव्य है उनका भंग होता है, वो 20 में बताया गया है। 19 में अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, वो 19 में है। 18 में स्थानीय पदाधिकारी कर्मचारी बंद को उपलब्ध कराए जाएंगे। और 17 में क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी है। 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गए, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया। 18 में स्थानीय कर्मचारी जो उपलब्ध कराए जाएंगे वो 18 में। और 19 में क्या है, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। और 14 में क्या है कि रजिस्ट्रीकरण डिस्क्वालिफिकेशन क्या है निर्वाचक नामावली में, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए, तो वो 14 में बताया गया है। 13 में क्या है, निर्वाचक नामावली प्रत्येक वार्ड के लिए अलग होगी, ये 13 में बताया गया। 12 में क्या बताया गया है, राज्य निर्वाचन के कृत्यों का प्रत्यायोजन। 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको माँ बाप भी थोड़ा काम सौंप देते हैं, तो ये प्रत्यायोजन होता है। तो इसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन धारा 12 में बताया गया है। धारा 11 में नगर पालिका के लिए निर्वाचन बताया गया है कि नगर पालिका के लिए निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन कैसे होगा वो बताया गया है। धारा 10 में वार्डों की अवधारणा बताई गई है। 9 में वार्डों में विभाजन बताया गया है। नगर पालिका का शासन का नगर पालिका में नियत होना 8 में बताया गया है। 7 में पदावधि बताई गई है। 6 में नगर पालिका की संरचना बताई गई है। नगर पालिका क्योंकि हमारी 6 इंद्रियां होती है, 6 इंद्रियों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, इसलिए 6 में क्या बताया गया, नगर पालिका की संरचना बताई गई है। नगर पालिका 5 क्या है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन किस तरह से होता है वो धारा 5 में बताया गया है। धारा 4 में नगर पालिका बोर्ड के लिए जो उपबंध है अनुपयुक्त उनको कैसे छूट दी जाएगी वो बताया गया है। धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन कैसे होगा वो बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा आगे जाके, और याद करने के तरीके भी बताऊंगा, तो आप थोड़ा तैयार रहिए। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।